बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि बच्चों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th का आपका जो फिजिकल एजुकेशन का सब्जेक्ट है, यानी कि जिसे हिंदी में हम शारीरिक शिक्षा भी बोलते हैं, इसके बारे में। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि आने वाले 4-5 दिनों में ही, यानी कि 12 मार्च 2024 को आपका फिजिकल एजुकेशन का जो सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम है 2024 के लिए ये होने वाला है। और इसकी तैयारी के लिए आपके पास में बहुत कम टाइम बचा हुआ है। इसीलिए बच्चों आपकी कम टाइमिंग की शॉर्टेज को देखते हुए कम टाइम में आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो, प्रिपरेशन इंक्रीज हो, साथ ही साथ आपने पूरे साल भर जो कुछ भी पढ़ा है ना उसका बहुत अच्छे से आपका रिवीजन भी हो जाए और आपको याद हो जाए। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में हम लेके आए हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर को। ठीक है, और इसे हम बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे इस वीडियो में और आसान से आसान तरीके से सॉल्व करके समझेंगे। ठीक है, बेसिकली देखो आपके फिजिकल के बोर्ड एग्जाम के लिए हमने अपने चैनल पे 10+ मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर की सीरीज चलाई हुई है। तो ये वीडियो इसी सीरीज में हमारा दूसरा पेपर रहने वाला है। ठीक है, पेपर नंबर 1 को आप सभी बच्चों ने बहुत प्यार और सपोर्ट दिया, ये हमारा दूसरा पेपर रहने वाला है। और ऐसे ही आपके लिए भी कम से कम 8 से 10 पेपर हम और लाएंगे। ठीक है, तो टेंशन बिल्कुल भी मत लो, आपकी तैयारी बोर्ड एग्जाम से पहले पहले बहुत अच्छी करवा दूंगा। ठीक है, तो आ जाइए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम एक बार नजर डालते हैं आपके फ्रंट पेज पे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो आपको कोई भी एक सीरीज मिल जाएगी। ठीक है, ये पेपर जो है वो 4 आपके जो सेट होते हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको चाहे कोई सा भी मिले, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। पेपर के अंदर आपके 37 प्रश्न होंगे, टाइमिंग आपके 10:30 से 1:30 है, 15 मिनट आपको पढ़ने के मिलते हैं, ये तो नॉर्मल है। ठीक है, पेपर की बात करेंगे तो ये आपका 3 घंटे का आएगा और ये 70 मार्क्स का आएगा। और जहां तक रही बात पैटर्न की, तो बड़े ध्यान से समझना बच्चों, क्योंकि पेपर के पैटर्न के हिसाब से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कि आपको कैसे तैयारी करनी है। तो पेपर के पैटर्न को समझने के लिए सामान्य निर्देश पढ़ेंगे। अब पेपर में आपके 5 खंड होंगे। सबसे पहला खंड ए, फिर बी, फिर सी, फिर आपका डी और फिर आपका ई रहेगा। और प्रश्न होंगे आपके 37। कैसे डिवाइड होंगे? तो खंड ए के अंदर 1 से 18 ये 1 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, यानी कि टोटल आपके पेपर के अंदर 18 एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है बच्चों, तो मैं क्या करूंगा आपके लिए एमसीक्यू की तैयारी के लिए एक अलग से 100+ एमसीक्यू का एक लाइव सेशन ले लूंगा आपका। ठीक है, जिससे कि आपकी एमसीक्यू की तैयारी और अच्छी हो जाए। ठीक है, फिर खंड बी के अंदर 19 से 24 ये आपके 2-2 नंबर के टोटल कितने क्वेश्चन होंगे? 6 होंगे, जिनमें से आपको कोई 5 करने हैं। यानी कि क्वेश्चन में ही आपको चॉइस मिली है, 6 में से कोई 5 कर लो। ठीक है, वैसे अथवा मिलता है, यहाँ पे क्वेश्चन में ही चॉइस है। ठीक है, फिर 25 से 30 सेक्शन सी के अंदर 3 नंबर के आपके 6 क्वेश्चन होंगे, इनमें से भी आपको कोई 5 करने हैं। लीजिए, एक चॉइस आपको यहाँ पे मिल गई। फिर सेक्शन डी आ जाता है 31 से हमारे 33 या 4-4 नंबर के 3 क्वेश्चन होंगे केस स्टडी वाले। और देखो बच्चों, केस स्टडी के जो क्वेश्चन है ना, वो मैंने इस तरीके से लिए कि केस स्टडी भी की आपकी तैयारी साथ में हो जाए और साथ ही साथ आपके 3 नंबर के या 5 नंबर के क्वेश्चन की भी तैयारी हो जाए। तो कम टाइम में आपकी अच्छी तैयारी हो, इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए केस स्टडी हमने लिए हैं। ठीक है, खंड ई आ जाता है जिसमें 34 से 37 आपके 5-5 नंबर के टोटल 4 क्वेश्चन होंगे, जिनमें से आपको कोई 3 करने हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंप्लीट पेपर का पैटर्न। अब ध्यान से समझो, ये जो पेपर है इसे हम समझेंगे 2 वीडियो में। ये हमारी जो है पार्ट 1 की वीडियो है और इसके अंदर सेक्शन ए, बी और सी और एस सर जी सेक्शन ए बी सी पूरा समझेंगे। जी हाँ, इन तीनों को एक ही बारे में समझ लेंगे। आपका डी और ई बच जाएगा, तो इसे आपको मैं पार्ट 2 की वीडियो में समझा दूंगा। ठीक है, और पार्ट 2 का लिंक आपको यहाँ पे आई बटन में भी और जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पे दे दूंगा, देख लेना जाके। ठीक है, चलिए, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो पैटर्न को यहाँ से देख लीजिए। पेपर के अंदर 5 सेक्शन होंगे, 37 क्वेश्चन होंगे। सेक्शन ए में आपके 18 एमसीक्यू होंगे। सेक्शन बी में 2 नंबर के 6 क्वेश्चन होंगे, कोई 5 करने हैं। सेक्शन सी में 3 नंबर के 6 क्वेश्चन होंगे, कोई 5 करने हैं। सेक्शन डी में आपके 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होंगे केस स्टडी वाले, और ई के अंदर आपके 5 नंबर के 4 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 3 करने हैं। ठीक है, लेकिन बच्चों इससे पहले मैं आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके समझाना शुरू करूं, आप सभी बच्चों के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है। अपडेट सुन लीजिए, कई सारे बच्चों की डिमांड थी। ठीक है, तो अपडेट ये है कि हमने आपके फिजिकल के एग्जाम के लिए 20+ सैंपल क्वेश्चन पेपर को तैयार कर लिया है। ठीक है, सबसे पहले आपका फिजिकल का, फिर आपका पॉलिटिकल साइंस का, फिर हिस्ट्री का है। तो इन तीनों ही सब्जेक्ट के सेपरेटेड हमने 20 सैंपल पेपर्स हमने तैयार कर लिए हैं। ठीक है, और अगर आप इन पेपर्स को करते हो तो आपकी तैयारी एकदम एक्स्ट्रा लेवल की, नॉट लाइक अ टॉपर, लाइक अ टॉपर प्रो, बहुत बड़ी आपकी तैयारी होगी। ठीक है, अब आपको ये बाय कैसे करने हैं,
बाय करने के लिए आपको स्क्रीन पे ये 2 व्हाट्सअप नंबर दिख रहे हैं, आप इससे कॉन्टैक्ट करना। कॉन्टैक्ट कैसे करना है, जैसे आप व्हाट्सअप पे मैसेज करोगे ना हाय, हाय के साथ में आपको ना ये कोड लिख देना JSK10, ठीक है। जैसे आप ये कोड लिखोगे तो आपका नंबर जो है वो शॉर्टलिस्ट होकर उस कैटेगरी में पहुंच जाएगा जहां पर जो प्राइस आपको 199 में मिलते हैं ना ये 20 सैंपल पेपर, वो आपको इस कोड के साथ में ओनली जस्ट 99 रुपीज़ में मिल जाएंगे। एक कॉम्बो ऑफर भी है 12 मार्च तक कि अगर आप इन तीनों को एक ही साथ खरीदोगे तो आपको 269 में मिल जाएंगे सारे पेपर्स, ठीक है। और ये याद रखना कि ये पेपर आपको सिर्फ और सिर्फ PDF फॉर्म में मिलेंगे बच्चों। आप पेमेंट करने के बाद में स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा, बाकी आपको फिर PDF फॉर्म पे मिल जाएगा। ओके बच्चों, चलिए ये तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट था जो मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं पेपर की। आर यू रेडी फॉर दैट? शुरू किया जाए, चलिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, इस पेपर का जो हमारा सबसे पहला सेक्शन है, सेक्शन नंबर A, जिसमें हमारे 18 MCQ वो शुरुआत हो जाएगा। एक ट्विस्ट है यहाँ पे, ट्विस्ट ये है कि जितने भी हम 18 MCQ को बच्चों भी डिस्कस करेंगे, आप सभी बच्चे भी इन MCQ क्वेश्चन का आंसर मेरे द्वारा आंसर बताए जाने से पहले जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। मन ही मन जरूर सोचना, ठीक है बच्चों। और जब ये वीडियो एंड हो जाए तो सारे बच्चे कमेंट में मुझे बताना कि आपका स्कोर क्या रहा है, 18 आउट ऑफ आपने कितने के सही आंसर दिए थे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए या तो कोई एक आसन होगा यानी कि योग रहेगा, या तो कोई जो फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट वगैरह है ये रहेगा, तो आपको वो पहचानना होगा, ठीक है। तो ये आसन जो आपको दिख रहा है ये कौन सा आसन है? कपालभाति, ये तो खैर बैठ के किया जाता है ना, ध्यान मुद्रा में ये नहीं होगा। भुजंगासन, इसमें तो भाई ये मुद्रा लेट के की जाती है। अब या तो उष्ट्रासन है या तो कटी चक्रासन है, इसमें से हो सकता है। सोचो आपके हिसाब से क्या होगा बच्चों? राइट आंसर ऑप्शन C है, कटी चक्रासन है, ठीक है। अब ये बताओ जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं इनके लिए कि ऐसा कौन सा आसन होता है जिसमें पीठ झुकती ही नहीं? तो सिंपल सी बात है, अगर आप ये देखेंगे कटी चक्रासन तो है तो ये भी, लेकिन ऑप्शन में दे ही नहीं रखा। तो चक्रासन बिल्कुल घूमती है, भुजंगासन बिल्कुल, उष्ट्रासन बिल्कुल, लेकिन ताड़ासन तो भाई बिल्कुल एकदम खड़े होकर किया जाता है ना, एकदम स्ट्रेट होकर इस प्रकार से किया जाता है। तो हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन C आपका करेक्ट है। और ये आपके लिए भी है, ठीक है, जो नॉन डिसेबल्ड बच्चे इनके लिए भी है, क्योंकि आ सकता है आपके लिए भी। ओके, आप देखो इंग्लिश में आइडेंटिफाई द शीट यानी कि आसन, ये कटी चक्रासन है। विच ऑफ द पोस्चर इज इन विच द बैक इज नॉट बेंट, तो ये ताड़ासन है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। अब सेकंड में पूछा गया है, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज कार्यक्रम के तहत हर साल कितने छात्रों का चयन किया जाता है? यानी कि जो राष्ट्रीय प्रतिभा खोज कार्यक्रम चलाया गया है खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत, तो इसके तहत कितने छात्रों का चयन प्रत्येक साल में किया जाता है? तो वो होते हैं 1000। कितने? 1000। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, जो हमारी आक्रामकता होती है, ठीक है, एग्रेशन, तो इसके ना कई प्रकार हैं। अब यहाँ पे आपको इस प्रकार की पहचान करनी है जिसके अंदर अनजाने में की गई आक्रामकता, ठीक है। अब देखो शत्रुतापूर्ण कैसी होती है, जिसमें आप जानबूझकर किसी को नुकसान पहुंचाते हो, ठीक है। मुखर कैसी होती है? मुखर बेसिकली मुंह के द्वारा होती है, ठीक है। ये जो है ना कि अनजाने में गलती हो जाती है और किसी को चोट पहुंचती है, तो उसे हम बाहरी आक्रामकता बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन आपका यहाँ पे B वाला एकदम करेक्ट है। ओके बच्चों, चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे आपका एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट होगा बच्चों। कैसे? पेपर में अगर आपसे ये पूछा जाए कि संतुलित भोजन जो है वो हमारे लिए क्यों जरूरी है, तो आप क्या लिखोगे? संतुलित भोजन से हम बीमारियों से बच जाते हैं। जब आप अच्छा खाना खाते हो तो आपको बीमारियां कम लगती हैं, ठीक है। आपके अंदर अगर रोग हो भी जाता है तो रोगों से लड़ने वाली जो प्रतिरोधक क्षमता है वो भी बढ़ती है। साथ ही साथ आपको पोषण मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है आपको अच्छा खाना खाने से, ठीक है। संतुलित भोजन का मतलब क्या हो गया? जिसमें आपके प्रोटीन, विटामिन, आहार जो भी चीजें हैं वो सभी एकदम उस मात्रा में हो जो आपको चाहिए। तो क्या बोलेंगे बच्चों? D, उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्लीट है, कोई डाउट नहीं। चलिए आप देखो क्वेश्चन नंबर 5। यहां पे आपको एक ही बार में, एक नहीं, 2 नहीं, 4 से 5 बातें पता चलेंगे। टॉपिक क्या है? टॉपिक है बच्चों हमारा स्पेशल ओलंपिक भारत के बारे में कथनों को पढ़ना। सबसे पहला देखो 1987 में विशेष ओलंपिक इंडिया के रूप में स्थापित किया गया था, जिसे हम स्पेशल ओलंपिक भारत कहते हैं। सबसे पहले इसकी स्थापना हुई थी 1987 में, तब इसे विशेष ओलंपिक इंडिया बोला जाता था, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही। उसके बाद 2001 में इसका नाम बदल के विशेष ओलंपिक भारत रखा गया था, ठीक है। उसके बाद इसमें यह शपथ है कि मुझे जीतने दो, लेकिन यदि मैं नहीं जीत सकता तो मुझे प्रयास में बहादुर होने दो, ठीक है। और भारत सरकार ने
इसे राष्ट्रीय खेल फेडरेशन के रूप में मान्यता दी है। अब यहाँ पे आपने चीज़ें देखी कि आपको स्पेशल ओलंपिक भारत के बारे में क्या क्या पता चला। सबसे पहले इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1987 में, और पहले से बोलते थे विशेष ओलंपिक इंडिया। इसका नाम कब बदल के रखा गया विशेष ओलंपिक भारत? तो 2001 में। शपथ कौन सी है कि मुझे जीतने दो, यदि मैं नहीं जीत सकता तो प्रयास में बहादुर होने दो, ये किसकी शपथ है? विशेष ओलंपिक भारत की है ना। तो ऐसे करके आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो क्या बोलेंगे बच्चों? ऑप्शन जो डी वाला है हमारा, ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से इंग्लिश में जो स्पेशल ओलंपिक इंडिया है, इसके बारे में ये आपके सारे कथन राइट है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। अब आ जाइए बच्चों मिलान पे। अब देखो बच्चों, मैंने आपसे हमेशा कहा है कि मिलान जो है ना वो बहुत आसान होता है। बस आपको किसी एक को देख लेना जो आपको पता हो। ठीक है, जैसे कि प्रोटीन है, मेरे हिसाब से आपको प्रोटीन हो गया और कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये दोनों आसान लगेंगे। तो पहले कार्बोहाइड्रेट देख लीजिए। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, तो देख लो, जिसमें पहले का आपको बी मिल जाए, तो पहले का बी किस में है? पहले का बी यहाँ पे देखिए, ये रहा सी वाला। ठीक है, अब प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन जो है वो जो आंतरिक अंग हैं इनका निर्माण करता है। बिल्कुल ठीक है, तो देख लीजिए, अब दूसरे का जिसमें ए मिल गया हो, वैसे तो पहले का बी मिल ही गया है, तो पूरा आंसर मिल गया हमें। ठीक है, पानी क्या करता है? पानी हमारी कोशिकाओं को नरम और लचीला बनाता है, और वर्षा क्या करती है? तो ये नाजुक अंगों की रक्षा करता है। तो हो गया हमारा आंसर कंप्लीट यहाँ पे, है ना बच्चों, इस प्रकार से। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको मिलान कैसे करना था। प्रोटीन क्या करता है, वसा क्या करता है, पानी, कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, ये सारी चीज़ें। ओके, अब ये अलग से भी आ सकता है कि प्रोटीन क्या करता है, तो हमारे आंतरिक अंगों का निर्माण। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। वसा क्या करता है? नाजुक अंगों की रक्षा करती है। इस प्रकार से, है ना। तो ऐसी चीज़ें आप याद रखिएगा। आगे देखो, यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन इसका जो है आपका सी वाला एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, विशेष ओलंपिक से जुड़ी ग्रुपिंग क्या कहलाती है? हैं सर जी, ग्रुपिंग क्या होती है? देखो, जो स्पेशल ओलंपिक्स होते हैं, इससे संबंधित जो ग्रुपिंग प्रोसेस है, ये क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं विभाजन, यानी कि डिवीजन। ग्रुपिंग को डिवीजन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चे, क्या है कि व्यायाम करने से नहीं होता है। तो व्यायाम का क्या फायदा नहीं है? सबसे पहला, व्यायाम करने से मांसपेशियों के आकार में वृद्धि होती है। बिल्कुल ठीक है, हमारे जो मसल साइज होते हैं ये इंक्रीज होते हैं। ठीक है, प्रतिक्रिया समय में सुधार आता है, किसी भी काम को करने की जो प्रतिक्रिया है वो हमारी अच्छी हो जाती है। बिल्कुल ठीक है, मांसपेशी जो गति है इसमें कुशलता आती है, यानी कि जो इफिशिएंसी हमारे मसल मूवमेंट की वो और अच्छी होती है। लेकिन ये कहना कि मिनट वॉल्यूम घट जाता है, ये गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, इट इज नॉट हैपेंड बाय एक्सरसाइजिंग मिनट वॉल्यूम इवेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। अब आपने वो सुना था ना, क्या बोलते हैं, क्या था वो, महिलाओं के संबंध में जो महिला खिलाड़ी रहे थे, उसी का ही एक एग्जाम्पल है यहाँ पे। क्वेश्चन क्या है? यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें हड्डी कमजोर होने लगती है, हड्डी टूटने का खतरा बढ़ जाता है, हड्डी से हमारे शरीर से जो बोन मटेरियल्स है उसकी कमी हो जाती है, बोन फ्रैक्चर भी हम बोल सकते हैं होने लगता है इससे। तो ये क्या होता है बच्चों? ये ऑस्टियोपोरोसिस होता है। जो आपको 3 खिलाड़ी तरह बताए थे ना, रजोरोध, भोजन संबंधी विकारों और ये ऑस्टियोपोरोसिस, तो ये बोन मटेरियल की कमी से होता है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से इंग्लिश में ऑप्शन सी करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे कहा गया है अभिकथन और कारण। अभिकथन क्या कहते हैं बच्चों? कि स्टेप टेस्ट से हृदय वाहिका का मापन किया जाता है। बिल्कुल ठीक है। कारण, यह केवल महिला परीक्षार्थियों के लिए हृदय वाहिका पुष्टि इंडेक्स होता है। तो ये भी ठीक है कि भाई स्टेप टेस्ट जो है ये हृदय वाहिका पर मापन करता है, लेकिन केवल महिला परीक्षार्थी के लिए हृदय वाहिका पुष्टि इंडेक्स है, तो ये भी ठीक है। एक सेकेंड, महिला परीक्षार्थी के लिए है? नहीं, ये गलत है, क्योंकि महिला नहीं बल्कि सभी के लिए। अगर यहाँ पे महिला लिखा होता ना तो चल जाता, लेकिन केवल जब वर्ड यूज कर दिया तो ये गलत हो गया। तो क्या बोलेंगे? हमारा ए सही है सर, लेकिन आर सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि स्टेप टेस्ट दोनों के लिए जरूरी होता है। ओके, तो आर गलत हो गया हमारा, यहाँ पे सी राइट है। आगे देखो, एथलीट की गति यानी कि त्वरण किसके द्वारा मापी जाती है? मैंने आपको कई बार बताया बच्चों कि कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्वेश्चन में छुपा हुआ होता है। जैसे यहाँ पे गति मापने की बात की जा रही है। ठीक है, तो गति जो है वो रनिंग के द्वारा ही मापी जा सकती है।
ठीक है। अब रनिंग का इसमें एग्जाम्पल क्या हो सकता है? संशोधित पुशअप्स नहीं हो सकता, सीट एंड रीच परीक्षण नहीं हो सकता, शटल दौड़ हो सकता है, ये 4x10 मीटर का नहीं हो सकता। अब 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट, यानी कि जो 50 मीटर की स्टैंडिंग स्टार्ट है, ये तो हो ही सकता है सिंपल सा, इसमें दौड़ेगा ही बंदा, है ना। तो ये हो गया आपका आंसर। तो ऐसे ही पता है, आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पेपर में, ओके। तो बी आपका हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12, जो एससीआई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट है, इसके अंतर्गत जो बच्चे 5 से लेके 8 वर्ष की आयु में हैं, इनमें कौन सा फिटनेस टेस्ट शामिल नहीं है? ठीक है, तो ध्यान से देखना, यहाँ पे 5 से 8 वर्ष के बच्चों में कौन सा फिटनेस टेस्ट शामिल नहीं है, ये हमें बताना है। तो सबसे पहला शरीर भार सूचकांक यानी कि बीएमआई, ठीक है। उसके बाद फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट, बिल्कुल ठीक है। प्लेट टैपिंग टेस्ट, बिल्कुल ठीक है। लेकिन 50 मीटर की गति का प्रशिक्षण 5 से 8 वर्ष के बच्चे के लिए ये नहीं होगा इसमें, क्योंकि ये 9 से ऊपर के जो बच्चे होते हैं ना, उसके लिए होता है, ओके। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो बच्चों, कई बार क्या होता है कि जब आप खाना खाते हो तो आपका ना सिर दर्द होने लगता है। आप बाहर से कहीं खा के आए, शादी पार्टी से खा के आए, आपका सिर दर्द होने लगा, आपको वोमिटिंग हो गई या फिर पीठ में दर्द हो गया, आपको दस्त लग गए। तो ये क्या दर्शाते हैं खाने के बारे में? ठीक है, कि खाना जो है, डाइटिंग पे थे आप? अरे बिल्कुल भी नहीं। खाद्य मिथक है? अरे नहीं, ये तो रियलिटी है। कई बार हम जाते हैं शादी पार्टी में, खा के आते तो पेट दर्द होने लगता है, ज़्यादा खा लेते हैं, तो ये मिथक तो है ही नहीं। विटामिन की कमी से ऐसा होता है? नहीं, बल्कि खाद्य असहिष्णुता की वजह से ऐसा होता है। अब ये क्या है? तो जो हम खाना खाते हैं वो जब पूरी तरीके से एकदम स्वच्छ तरीके से नहीं बनाया जाता है और उसमें कुछ हाइजीनिक मटेरियल बचा रहता है या पड़ जाता है, तो उसको खाद्य असहिष्णुता बोलते हैं, ओके। तो आपका सी वाला आंसर जो है ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, फूड इंटॉलरेंस। अगला देखो बच्चों, जो डेफलिम्पिक्स खेल होते हैं, इसमें जो भी प्रतिस्पर्धा करता है खिलाड़ी, उसकी बधिरता कितनी होनी चाहिए? यानी कि डेफलिम्पिक्स में आप सभी को पता है जो बधिर खिलाड़ी होते हैं वही भाग लेते हैं। अब हमें बताना यह है कि कोई भी खिलाड़ी जो इन डेफलिम्पिक्स में भाग ले रहा है, उसकी सुनने की क्षमता कम से कम कितनी डेसिबल होनी चाहिए? ठीक है, 55 हो, 50, 58 या 60 हो, कितनी डेसिबल होनी चाहिए? इट इज 55। ऑप्शन ए करेक्ट है, ओके। इसी प्रकार से आपका यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, खेल महिलाओं के लिए सामाजिक सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि यह निम्नलिखित का विकास करता है। यानी कि महिलाओं के लिए भी खेल जो बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। अब ये उनके अंदर क्या विकसित करता है? आक्रामकता नहीं, तनाव नहीं, एकता। वो एकता जो है वो टीम के लिए ये वर्ड यूज हो सकता है, लेकिन एक पर्टिकुलर वुमेन के लिए नहीं होगा। तो पर्टिकुलरली एक नेतृत्व यहाँ पे आ जाएगा, है ना। बी वाला आपका राइट हो जाएगा। जब टीम की बात आएगी तो एकता हो जाएगा, ओके। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, लीडरशिप। अब देखो बच्चों, आपका एक बार फिर से 2 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ध्यान से पढ़ना। मासिक रजोरोध के कारण निम्नलिखित में से नहीं है। देखिए, महिलाओं में मासिक धर्म जो है अराउंड 21 से लेके 35 दिन के बीच का होता है, ठीक है। अब जो है जब ये नहीं होता है तो उसके क्या कारण नहीं है? ठीक है, सबसे पहला देखो कि हार्मोन्स में असंतुलन और आहार में अनियमितता। देखिए, रजोरोध के टाइम पे एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम होता है एस्ट्रोजन। क्या होता है? एस्ट्रोजन। तो जब ये हार्मोन असंतुलित हो जाता है फीमेल बॉडी में, तो जो मासिक रजोरोध है ये भी असंतुलित हो जाता है। कभी 21 दिन से पहले आ गया तो कभी 35 दिन के बाद में भी आता है, महीने भर में 2-4 महीने में आता ही नहीं है, तो हार्मोन्स की वजह से। दूसरा, आप जो खाना खाते हैं वो सही टाइम पे नहीं लेते हैं, इसकी वजह से भी आता है, ठीक है। और प्रजनन तंत्र में गड़बड़ियां होना, इसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। ये खास करके जो गर्भधारण महिला होती है उसके साथ होता है, ठीक है। हार्मोन्स में असंतुलन और अनियमित मासिक धर्म, इससे भी होता है। लेकिन ये कहना कि जब आपके हार्मोन संतुलित होंगे, नियमित तौर पे मासिक धर्म आएगा, तो क्या रजोरोध होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये सारी चीजें क्या है कि ना होने के, है ना। तो क्या हो जाएगा? बी सी। ये क्या दर्शाते हैं कि इनकी वजह से मासिक रजोरोध होता है, ठीक है। और डी दर्शाता है कि ऐसा नहीं है ना। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, जो कि इसका सही कारण नहीं है, ओके। इसी प्रकार से इंग्लिश में देख लेंगे, यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। अब देखिए, हार्वर्ड शेल्डन ने 3 प्रकार के व्यक्तियों की बातें कही गई हैं, एंडोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ और मेसोमॉर्फ। तो वो व्यक्ति जो गठीले शरीर वाले होते हैं, जो जिम्नास्टिक व्यक्ति होते हैं, वो कौन कहलाते हैं? वो होते हैं बच्चों मेसोमॉर्फ। ऑप्शन सी करेक्ट है, ओके। तो ये रहा। अब देखिए, एक बार फिर से एक और हमारा मिलान आ गया है, और ये मिलान चैप्टर 1 से है आपका, इसको बड़े ध्यान से देखना, ठीक है। देखिए, बाई हम कब देते हैं बच्चों? ठीक है, अरे बाई छोड़ो, आपके लिए सबसे आसान पता है क्या लगेगा मुझे?
मेरे हिसाब से ये वाला आसान रहेगा आपके लिए। कैसे सर? क्योंकि ये जो है ना, ये मैचों की संख्या निकालने का तरीका है। ठीक है, मैचों की संख्या निकालने का तरीका होता है ये। ओके, तो ये फॉर्मूला हो गया आपका। अब देख लीजिए, इसमें फोर्थ का आपको ए मिल जाए तो ये रहा सर जी फोर्थ का ए, बाकी आपको मिल ही गया है। अब जैसे सीडिंग है, तो सीडिंग क्या है? ये प्रथम राउंड में मुकाबला ना होने पर दी जाती है। बाई क्या है? बाई जो है जब टीम की संख्या 2 की पावर में ना हो तब दी जाती है। और साइकिलिंग क्या है? ये लीग टूर्नामेंट को दर्शाता है। तो ऑप्शन डी हो गया आपका, है ना। इसी प्रकार से ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो गया इसी प्रकार से। ओके बच्चों, अब इसी को आप इंग्लिश मीडियम में यहाँ से देख सकते हैं। ये रहा देखो, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। पहले का आपका बी हो गया, दूसरे का सी हो गया, तीसरे का डी और चौथे का ए हो गया। ओके बच्चों, चलिए इस प्रकार से हमारा सेक्शन ए तो कंप्लीट हो गया। लेकिन आप सारे बच्चे ईमानदारी से कमेंट करके बताओ कि 18 आउट ऑफ आपने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस का सही जवाब दिया है। ठीक है, ताकि मुझे भी पता चल जाए कि आपने कितनी तैयारी कर रखी थी। ओके बच्चों, चलिए अब हम बात करेंगे अगले सेक्शन की। अरे सर जी ये रहा देखो, अब यहाँ पे हमारा अगला सेक्शन है खंड नंबर बी, जो कि है टोटल 10 नंबर का। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? गाउट गठिया और रूमेटाइड गठिया, इसमें अंतर स्पष्ट कीजिए। तो गठिया दो प्रकार का होता है, एक तो हो गया आपका गाउट और दूसरा हो गया रूएटाइड। अब ये कैसी होती है ध्यान से देखिए। जब हम गाउट की बात करते हैं तो ये जो है अधिकतर किसमें पाया जाता है? पुरुषों में होता है। ठीक है, जब चयापचयी गड़बड़ी के कारण यूरिक एसिड जोड़ों में जमा होकर तर्दवा सूजन का कारण बनता है। यानी कि गाउट गठिया कहाँ पे होता है? ये बेसिकली जोड़ों में होता है। अब जोड़ों में क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो पाचन क्रिया है वो सही से काम नहीं कर पाती है। तो जो यूरिक एसिड होता है वो हमारे इन जोड़ों में जम जाता है और दर्द सूजन का कारण बनता है। और ये मेनली होता है पुरुषों के अंदर। ठीक है, वहीं बात करें रूमेटाइड गठिया की, तो ये गठिया महिलाओं के साथ होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जहाँ शरीर की असामान्य प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया से हड्डियों की परत में सूजन आ जाती है, या इन महिलाओं में क्या होता है इस गठिया की वजह से, तो हड्डियों की जो परत होती है उसमें सूजन आ जाती है इस गठिया की वजह से। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। पुरुषों के संबंध में जोड़ों में बात होती है और महिलाओं के संबंध में जो है हड्डियों की परत में सूजन की बात होती है। ओके बच्चों, बहुत ही आसान है। अब इसी को इंग्लिश में देख लेंगे आपका, और ये दिया हुआ है दोनों के दोनों, आप इसे पढ़ सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, उदाहरण सहित समझाइए कि बाहरी प्रेरणा किसे कहते हैं, यानी कि जो एक्सटर्नल मोटिवेशन है ये क्या कहलाता है। ठीक है, देखो जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने की प्रेरणा बाहर से ले और अपने आवेग और वृत्त से नहीं, वह व्यक्ति बाहरी रूप से प्रेरित है। ठीक है, मान लीजिए कि आप इसलिए पढ़ते हैं कि आपको माता पिता आपको आपकी पसंद की कोई वस्तु दिलाएंगे, तो ये बाहरी कारकों की वजह से प्रेरित है। यही कारक तोहफा इनाम हो सकता है, ना कि प्रबल इच्छा। तो सिंपल सी बात है, देखो बाहरी प्रेरणा के लिए आप क्या करते हो? जब आप पढ़ नहीं रहे हो तो आप क्या करते हो? यूट्यूब पे आ गए और आपने सर्च किया कि पढ़ाई में मन कैसे लगाए, तो आपने वीडियो देख ली। ठीक है, अब वीडियो में कोई कहानी सुना दी गई, आपने वो कहानी सुनी, आप मोटिवेट हो गए और जाके पढ़ने लग गए। ठीक है, तो ये क्या है? ये शॉर्ट टाइम के लिए आपकी बाहरी प्रेरणा है एक प्रकार से। और एक चीज़ है, जैसे मान लेते हैं आप अभी 12th में हो, आपके माता पिता ने बोला कि बेटा देख तू 12th में ना 95 ले आ, ठीक है, और मैं तेरे को बुलेट दिलाऊंगा। और कुछ के पिता बोलते हैं कि चल तू 95 छोड़ 90 ही ले आ, मैं तेरे को ना एक अच्छा सा फ़ोन दिलाऊंगा, 5G फ़ोन दिलाऊंगा, अभी तो आ ही चुका है, मैं तेरे को अच्छा सा 5G फ़ोन दिलाऊंगा। तो ये क्या है? ये जो है ना, ये एक्सटर्नल जो मोटिवेशन है उसको दर्शाता है। और जो क्योंकि इसके अंदर हमारी प्रबल इच्छा है ही नहीं, प्रबल इच्छा क्या होगी? जब आप अपने अंदर से अपने गोल को डिसाइड कर लो कि हम ये पढ़ना क्यों है, आपके अंदर से मोटिवेशन आना चाहिए। ठीक है, वो अलग होता है, ये बाहरी प्रेरणा होती है। और आजकल के टाइम पे मोस्ट ऑफ द बच्चे इसीलिए ही पढ़ते हैं ज़्यादातर, है ना। चलिए, वैसे आप मुझे कमेंट में बताना बच्चों, ये एक नॉर्मली क्वेश्चन है कि आपके 12th में कितने मार्क्स पे आपके घर वालों ने क्या बोला है कि आपको क्या दिलाएंगे। ठीक है, बताना एक बार, मैं जानना चाहता हूँ कि किस बच्चे को क्या क्या मिलने वाला है 12th के बाद में, कितनी % पे। ठीक है, फटाफट से सारे बच्चे बताओ। चलिए, अब यहाँ पे देखेंगे तो आपका ये एग्जाम्पल्स व्हाट इज कॉल्ड एक्सटर्नल मोटिवेशन, इसके बारे में आपको बताना है, ये रहा। ठीक है, अब देखो खेलों में जो टूर्नामेंट के प्रकार हैं ये आपको बताने हैं। तो खेलों में टूर्नामेंट के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले होते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट, फिर लीग टूर्नामेंट और कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। और भी है क्या? आई थिंक नहीं, 3 ही है, ध्यान से देखना। सबसे पहले बात करेंगे नॉकआउट टूर्नामेंट की। ये कौन से टूर्नामेंट होते हैं?
इस प्रकार के टूर्नामेंट में जिसमें एक बार हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है, केवल विजेता टीम ही अगले राउंड में भाग लेती है। विजेता खिलाड़ियों टीमों को अवसर दिए जाते हैं। सिंपल सी बात है, नॉक आउट यानी कि एक बार आउट हुए तो आप पूरे खेल से बाहर हो जाओगे, पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो जाओगे। आप एक बार जीत गए तो आप आगे बढ़ते चले जाओगे, ठीक है। फिर बारी आती है लीग टूर्नामेंट की। तो एक लीग टूर्नामेंट में सभी भाग लेने वाली टीमें एक दूसरे के साथ में एक बार कम से कम मैच तो जरूर खेलती हैं, जबकि जो डबल लीग होता है इसमें प्रत्येक टीम हर दूसरी टीम के साथ में 2 बार खेलती है, ठीक है। जो दूसरी टीम होती है उसके साथ 2 बार और एकल में 1 बार, हर सारी टीमें एक दूसरे से। फिर तीसरा कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट होता है। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट जिसमें टूर्नामेंट का शुरुआती दौर विशेष आधार यानी कि नॉकआउट या लीग पर खेले जाते हैं और बाकी टूर्नामेंट किसी अन्य आधार पर खेले जाते हैं। तो 2 आपसे पूछे गए हैं, आप एक नॉकआउट याद कर लो और एक लीग याद कर लो, बस हो गया आपका आंसर कंप्लीट। ओके बच्चों, इस प्रकार से आप याद कर लीजिएगा। चलिए इंग्लिश में देखेंगे। डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट्स इन स्पोर्ट्स। तो नॉकआउट टूर्नामेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद लीग टूर्नामेंट क्या होते हैं और कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट क्या होते हैं, इसके बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 22। अब ये प्रश्न बच्चों वैसे तो आपका 3 नंबर का है, मैंने यहाँ पे 2 में इसलिए लिया कि 3 नंबर में और भी हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारा कि समावेशन की जो अवधारणा है इसको समझाइए। तो भाई समावेशन क्या होता है, बड़े ध्यान से समझिएगा। देखो, समावेशन का अर्थ ये है कि विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को बिना किसी विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के साथ अध्ययन करने और सीखने में सक्षम बनाना। यानी कि जैसे हम लोग हैं, ठीक है, और आपके स्कूल में या फिर आपकी जान पहचान में जो भी डिसेबल्ड व्यक्ति है, बच्चा है, जो भी स्टूडेंट है, उसको आपके साथ पढ़ने के योग्य बनाना, उसमें सक्षम बनाना, ये समावेशन की अवधारणा के अंतर्गत आता है। अब कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे, तो विकलांग छात्र समान गतिविधियों में उसी स्थान पर अन्य छात्रों के समान मूल्यांकन के साथ भाग लेते हैं। जरूरत पड़ने पर संशोधन लागू होते हैं। यानी कि कई बार क्या होता है कि कुछ गतिविधियां ऐसी होती हैं जिसमें आप भी भाग लेते हो और कुछ जो डिसेबल्ड व्यक्ति बच्चे होते हैं CWSN वो भी भाग लेते हैं। अब कभी जरूरत पड़े कुछ नियमों को संशोधित करने की तो किए जाते हैं, नहीं तो जो नियम आपके लिए हैं वो CWSN बच्चों के लिए भी होते हैं, ठीक है। जब कक्षा का व्यवहार एक ही जैसा रखा जाता है तो ये छात्र उन छात्रों की तुलना में उच्च स्तर के आत्मसम्मान का प्रदर्शन करते हैं जो केवल अपनी विशेष जरूरतों के कारण अलग अलग कक्षाओं में अलग थलग पड़ जाते हैं, ठीक है। समावेश के जो समर्थक हैं उनका ये मानना है कि छात्र जो है वो एक ऐसे समुदाय में बेहतर तरीके से सीख सकता है जहाँ पे विविध देखभाल करने वाले उनके सहयोगी वगैरह हो। अब सहयोगी होंगे, ठीक है, वातावरण अच्छा होगा तो वो आसानी से सीख पाएंगे। अब सीखेंगे तो जो CWSN बच्चे हैं और आम बच्चे हैं उनके बीच में वो प्रतिस्पर्धा और रह पाएंगे उनके बीच में, है ना। ये चीज़ें थी, ठीक है। अब इसी को इंग्लिश में देखिए कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन। तो इंक्लूजन क्या है, इसके बारे में आपके सामने ये पॉइंट दिए गए हैं, आप इजीली रीड आउट कर सकते हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर है हमारा 23। अब इसमें पूछा गया है कि स्पेशल ओलंपिक खेल शपथ क्या है तथा यह कहाँ से लागू हुई थी, ठीक है। तो क्या होती है स्पेशल ओलंपिक शपथ, ध्यान से देखो। शपथ ये है कि मुझे जीतने दो, लेकिन यदि मैं नहीं जीत सकता तो मुझे प्रयास में बहादुर होने दो। यानी कि मुझे पता है कि मैं नहीं जीतूंगा लेकिन फिर भी मुझे प्रयास होने दो, मुझे प्रयास में बहादुर होने दो। पिछले विशेष ओलंपिक ग्रीष्मकालीन खेल जो थे ये 14-21-2019 में अरब देश के आबू धाबी शहर में हुए थे। अभी 14-21-2019 यहाँ पे डेट आई थिंक थोड़ी सी रॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि 14वां महीना तो होता ही नहीं है, 21 डेट कुछ होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली वहाँ खेले गए थे। इतिहास में पहली बार हुआ था कि इस देश में खेलों का आयोजन किया गया था और 24 खेलों में प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। कहाँ पे बात हो रही है, आबू धाबी में, ठीक है। और आबू धाबी में ये जो ग्रीष्मकालीन विशेष ओलंपिक खेल हुए थे ना, ऐसा पहली बार हुआ था कि इस देश में खेलों का आयोजन हुआ हो। सबसे पहली मतलब पहली बार आबू धाबी में हुए थे 2019 में, और 24 खेलों में प्रतियोगिता यहाँ पे आयोजित की गई थी, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश में आ जाएगा कि स्पेशल व्हाट इज स्पेशल ओलंपिक ओथ एंड फ्रॉम वेयर डिड इट कम इनटू फोर्स। तो ये आपके सामने पॉइंट है, पढ़ सकते हैं, ठीक है। डेट में थोड़ी सी मिस्टेक है बच्चों। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 24। प्रतिक्रिया योग्यता पर चर्चा कीजिए। अब ये प्रतिक्रिया योग्यता क्या होती है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा है, प्रतिक्रिया किसी भी काम के प्रति
आपकी जो क्रिया है, आपके द्वारा दिया गया जो उत्तर है उसको बोलते हैं। ठीक है, वह योग्यता जो किसी संकेत के विरुद्ध कार्य करने में मदद करती है। ये दो प्रकार की होती है। कोई भी संकेत आपको मिलता है तो उसके विरुद्ध कार्य करने में मदद करती है। ठीक है, अब ये दो प्रकार की कैसे है? एक तो है साधारण प्रतिक्रिया योग्यता। कैसे? यह उन संकेतों के विरुद्ध प्रतिक्रिया करने में मदद करती है जिनका व्यक्ति को पता होता है। यानी कि जैसे व्यक्ति को पता है कि ये जब शाइन आएगा तो हमें ये करना है, जैसे रेड लाइट पे वो खड़ा हुआ है, ठीक है, अब उसे पता है जैसे ग्रीन एरो होगा तो मुझे आगे की तरफ जाना है, रेड होगा तो मुझे रुक जाना है ना। तो ये साधारण है। उसके बाद जटिल में क्या होती है कि यह योग्यता उन संकेतों के विरुद्ध प्रतिक्रिया करने में मदद करती है जिनकी जानकारी व्यक्ति को नहीं है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हमारे ऊपर कोई गलती से आक्रमण कर देता है, या फिर कोई गलती से हाथ उठा देता है, या फिर जो है कोई भी हमें चिल्लाने लगता है, तो ऐसे टाइम पे हमारी जो प्रतिक्रिया होती है वो जटिल होती है, हमें पता ही नहीं हमारे साथ क्या हुआ है। तो उसी टाइम पे, जैसे आपने वो सूरदास वाली कहानी पढ़ी थी ना हिंदी में, कि वो बैठा हुआ था मिठुआ की बात सुनता है, तो कुछ वैसा एग्जाम्पल यहाँ पे भी है। ठीक है, हमें पता ही नहीं है और फिर भी हमारे साथ में जो कुछ होता है हम उसके प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। ठीक है, साधारण पता है, जटिल पता नहीं है। इस प्रकार से हो गया आपका। ठीक है, चलिए डिस्कस रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तो एक सिंपल रिएक्शन वाली होती है, सिंपल रिस्पॉन्स वाली, और एक कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके ये सारे जो पॉइंट थे वो यहाँ पे हो चुके हैं कंप्लीट। ठीक है, तो सेक्शन बी कंप्लीट हो गया हमारा यहाँ पे। ओके बच्चों, और आई होप आप सभी को बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आर यू रेडी फॉर सेक्शन नंबर सी? शुरुआत किया जाए बच्चों फटाफट से। चलिए देखते हैं सेक्शन सी की तरफ। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा आज के इस पेपर का सेक्शन नंबर सी शुरू हो गया है, जो कि हमारा 15 नंबर का है, क्योंकि 3 नंबर के हैं तो 6 क्वेश्चन, आपको कोई 5 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए देख लेते हैं। तो सबसे पहला है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, काफी इंपॉर्टेंट और कई बार आया हुआ। संतुलित आहार क्या होता है तथा एक व्यक्ति के शरीर के लिए महत्वपूर्ण कैसे है? ठीक है, तो सबसे पहले ये समझो बच्चों कि जो बैलेंस्ड डाइट है, ठीक है, संतुलित आहार, ये क्या होता है? तो वह आहार जिसमें भोजन के सभी घटक एक निश्चित, एक उचित मात्रा में हो, एक गुणवत्ता के अनुसार हो, जो कि एक व्यक्ति की आवश्यकता व शरीर की वृद्धि और विकास में सहायता करे। सर जी थोड़ा सा सिंपल करके समझा दो। देखो, आप जो भी खाना खाते हो, ठीक है, उस खाने में आपको जो भी दिया जाता है घर की तरफ से, उस खाने में एक निश्चित, एक उचित मात्रा में वो सारे घटक होने चाहिए, जैसे कि प्रोटीन, जल, ठीक है, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, वो उतनी मात्रा में होनी चाहिए जितनी कि आपके शरीर को आवश्यकता है, जो आपके शरीर की वृद्धि विकास में सहायक हो। ऐसे खाने को हम संतुलित आहार बोलते हैं। ठीक है, अब चलिए हमें ये खाना मिल गया, तो आखिर इस खाने की इंपॉर्टेंस क्या है? आखिर इस खाने को क्यों खाएं, जो कि असंतुलित खाना है, संतुलित आहार है, क्यों खाएं हम इसे? तो इसको खाने के पीछे कई रीजन है। सबसे पहला, जब हम अच्छा खाना खाते हैं तो हमारा जो शरीर है वो विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को करने के लिए जो ऊर्जा मिलती है वो हमें इसे खाने से मिलती है। दूसरा, ये हमारे सर्वांगीण विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करता है। शरीर के प्रत्येक अंग को सही व सुचारू रूप से कार्य करने में भी मदद करता है। ठीक है, यह ऊतकों की मरम्मत व टूट फूट को तेजी से पुनः निर्माण करने में सहायक होता है। शरीर के प्रतिरोधक तंत्र को भी मजबूती प्रदान करता है ये। ठीक है, तो संतुलित आहार का ये महत्व होता है। ओके बच्चों, ऊर्जा प्रदान करना, सर्वांगीण विकास, प्रत्येक अंग को सुचारू रूप से काम करना, ऊतकों की मरम्मत करना, टूट फूट की निर्माण करना, ठीक है, प्रतिरोधक तंत्र को और मजबूत बनाना, ये सारे पॉइंट है। ओके, तो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि भाई हमें एक अच्छा खाना क्यों खाना चाहिए। चलिए इंग्लिश में ये तो तंत्र हो गया, कुछ कार्य कुशलता। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए अब आपका है कि व्हाट इज अ बैलेंस्ड डाइट एंड हाउ इज इंपॉर्टेंट फॉर द इंडिविजुअल बॉडी। तो बैलेंस डाइट क्या होता है और ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 26, इसमें क्या पूछा गया बच्चों कि खाद्य मिथक किन्हें कहते हैं तथा किन्हीं 4 खाद्य मिथकों को लिखिए। अब ये खाद्य मिथक क्या होते हैं भाई, बड़े ध्यान से समझना बच्चों। देखो, खाद्य मिथक, जैसा कि नाम से पता चल गया कि खाने के बारे में कुछ ऐसी बातें जो गलत हैं लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती आ रही हैं, है ना। तो कौन कौन सी होंगी? जैसे कि एक खाद्य मिथक सामान्य रूप से भोजन के बारे में गलत धारणा या विचार है जिसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता है। खाद्य मिथक क्या होगा? एक प्रकार से कि एक गलत अवधारणा है, ठीक है, एक गलत विचार है
जिसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता है। जैसे कि अब आपको एग्जांपल लूंगा तब आप समझ में आएगा। जैसे कि कई बार क्या बोलते हैं लोग कि भारी नाश्ता ना करें, यानी कि सुबह सुबह जो खाना खाते हैं वो भारी ना खाएं। क्यों नहीं खाएं भाई? खाना चाहिए, क्योंकि भारी नाश्ता जब आप करके जाते हो तो आपको पूरे दिन शरीर में एनर्जी महसूस होती है। आलू खाने से मोटापा बढ़ता है क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। साइंस कहता है कि ऐसा कुछ है ही नहीं। तीसरा, मीठा खाने से मधुमेह होता है, ऐसा गलत है। हालांकि कहीं ना कहीं 1-2% तो जरूर है कि मीठा खाने से मधुमेह होता है, लेकिन पूरी तरीके से बोलोगे तो गलत है, क्योंकि मधुमेह जो है वो अन्य प्रकार की और तरीके से होता है। ठीक है। कई लोग क्या कहते हैं कि भोजन के साथ में पानी नहीं पीना चाहिए लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। जैसे साइंस क्या कहता है कि भोजन के साथ में आपको पानी पीना चाहिए, लेकिन 1 या 2 घूंट, इससे ज़्यादा नहीं, ताकि जो पानी जो खाना है ना आपका, वो पाचन तंत्र तक अंदर पीठ तक पहुंच जाए। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। लोग कहते हैं कि मीठा जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। मछली खाने के बाद में दूध नहीं पीना चाहिए, इसके बारे में तो मैंने भी नहीं सुना आज तक। ठीक है। उसके बाद चिकना यानी कि जो वसायुक्त तो भोजन है ये हमें खाना ही नहीं चाहिए। तो क्या हम सब्जी खाना छोड़ दें? हमारी जो घर की सब्जियां होती हैं, जो भी बनाई जाती है, दाल चावल रोटी वगैरह, ठीक है, आलू टमाटर गोभी जो भी है, तो क्या हम उसको खाना छोड़ दें? ठीक है। डाइटिंग से वजन कम होता है, ऐसा कुछ नहीं है। वजन बेसिकली आप डाइटिंग के अलावा अन्य तरीकों से भी कर सकते हैं। ठीक है। मांसाहारी प्रोटीन के लिए भोजन अनिवार्य है, यानी कि अगर आपको प्रोटीन चाहिए तो आप मांस खाइए। ऐसा हो सकता है नहीं, क्योंकि बहुत सारी दाल सब्जियां पनीर दूध दही ये इनसे भी तो प्रोटीन मिलता है ना। तो मांस जो है वो प्रोटीन के लिए, केवल प्रोटीन ही के लिए ये जरूरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे खाद्य मेथड हैं बच्चों। ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो आज की इस वीडियो को आई थिंक यहीं पे हम रहने देते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारे 36 मिनट हो चुके हैं। ठीक है। व्हाट आर फूड मिट्स एंड व्हाट आर राइट एनी 4 फूड मिट्स। एक बार देख लेते हैं कितने क्वेश्चन और बचे हैं हमारे। हाँ ठीक है, अभी तो बहुत सारे हैं। एक काम करते हैं बच्चों, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ठीक है। कौन सी? नेक्स्ट वाली वीडियो में। अब बाकी जो हमारे क्वेश्चन बच जाएंगे ना, उसको अगली वीडियो में समझेंगे। तो आप सारे बच्चे अब जो है अगली वीडियो जो होगी, ठीक है, इसी पेपर का जो हमारा पार्ट नंबर 2 का वीडियो रहेगा, उसको जरूर देखना बच्चों। उसमें आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन में बहुत अच्छे से सॉल्व करके समझा दूंगा। जो भी आपके 27 से लेके 37 तक के क्वेश्चन बच गए हैं, उसको मैं पार्ट 2 में समझा दूंगा बच्चों। ठीक है। जरूर देखना पार्ट 2 की वीडियो। और एंड करते हुए इस वीडियो को एक बार फिर से आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर करना चाहते हो, बेहतर से बेहतर, तो आज ही इन 20+ सैंपल में उसको बाय कीजिए। बाय करने के लिए स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और मैसेज के साथ ही आप एक कोड दे देना JSK10। तो आपको ये 199 के जो 20 सैंपल पेपर्स हैं एक सब्जेक्ट के, वो आपको 99 रुपीज़ में मिल जाएंगे। और आप यकीन मानो, अगर आपने ये कर लिए तो आपकी तैयारी 1 नंबर की हो जाएगी। अरे 20 पेपर हैं यार, कितना भी क्वेश्चन बाहर से पूछेगा, क्या इन 20 से बाहर आ जाएगा क्या? ठीक है। तो बाय करो। और अभी देखो क्या है कि आपके 12 मार्च तक एक कॉम्बो ऑफर है। ठीक है। क्योंकि फिजिकल, पॉलिटी और हिस्ट्री, इन तीनों के लिए कॉम्बो ऑफर है। अगर आप अभी खरीदोगे तो आपको ये तीनों 269 में मिल जाएंगे, लेकिन 12 मार्च के बाद में आप पॉलिटिकल और हिस्ट्री खरीदने आओगे तो फिर भाई आपको ये 198 में मिलेंगे, क्योंकि कॉम्बो ऑफर फिर खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो फटाफट खरीदो और तैयारी अच्छी करो, है ना। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इस प्रकार से इस सेशन को एंड करते हैं। मिलते हैं बच्चों आपसे पार्ट 2 की वीडियो में, और पार्ट 2 की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पे आई बटन में दे दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से तैयारी करना बच्चों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।